हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है मन सिंह और आज के इस वीडियो में हम जो है रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर को और आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हमारा जो लर्निंग टॉपिक है, जिस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे वो है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। अब यहाँ पर ये बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है एक्चुअल में? इसका मतलब सिंपली ये है कि हम जो है एक रोड को जो है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइन कर देते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है सर जी, ये हमें एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। तो हाँ, उसके लिए आप सभी को स्क्रीन पर अभी एक वीडियो देखिएगा जिसमें कुछ बाइकर्स जो हैं वो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं। तो वहां पर उस वीडियो के फुटेज से मैं आप सभी को बैंकिंग ऑफ रोड का नीड बताऊंगा। तो आई होप सो अब वीडियो जो है आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वीडियो को देखिए आप। और फिर एक पॉइंट पर मैं जो है इस वीडियो को स्टॉप करूंगा और वहां पर चीजें हम जो है समझेंगे। Swing through the inside of Marc Marquez. Lorenzo leads. Great start by Jorge Lorenzo. Vinales is wide. That was a really big error by Vinales. The fun and games will start. Dovizioso with the grunt and the horsepower and acceleration capabilities of that Ducati just to sweep into second place. अब देखिए, ये जो बाइकर है इसे अगर उस सर्कुलर पाथ में आराम से ट्रेवल करना है तो इसके लिए उसे जो है कुछ एंगल पे इंक्लाइन करना पड़ रहा है खुद को विद अ वर्टिकल। तो वो एंगल थीटा आप सभी को दिख रहा है, बट यहाँ पर एक्चुअल में एक राइडर के पास इसका एनालिसिस नहीं होता। या फिर मैं ये नहीं बोल सकता उसको जाके कि भाई फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है इतना तुझे जो है बेंड करना है ताकि तू जो है इस सर्कुलर पाथ में आराम से ट्रेवल कर सके इस रेस के दौरान। ये जो है उसका एनालिसिस रॉन्ग भी हो सकता है और ये चीज हो सकती है कि वो जो बाइकर है ना वो उस रिक्वायर्ड एंगल से ज्यादा जो है इंक्लाइन हो जाए विद द नॉर्मल, और उस वजह से क्या होगा पता है, mg की वजह से लगने वाला टॉर्क उस पर जो है वो डोमिनेट कर जाता है। और वो अगर डोमिनेट कर गया ना तो बाइक का जो राइडर है ना वो टॉपल कर जाएगा, या पूरी की पूरी बाइक जो है वो टॉपल कर जाएगी। इसका मतलब बाइक पलट जाएगी उस ट्रैक पे से। तो अगर इस चीज को, इस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है तो हम बाइकर या फिर एज अ पर्सन, मैं भी अगर राइड कर रहा होता सर्कुलर पाथ में तो मुझे भी खुद को इंक्लाइन करना पड़ता किसी एंगल थीटा पर। अब वो एंगल जो है मुझे खुद पे मीन्स खुद से, अगर मैं एक फिजिक्स वाला व्यक्ति नहीं हूं तो मैं तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कितने एंगल से मैं इंक्लाइन करूं खुद को ताकि इस सर्कुलर पाथ में मैं सेफली ट्रेवल कर सकूं। तो इस वजह से हमने इस काम को आसान किया। हमने क्या किया, हमने ये बोला कि राइडर जी आपको इंक्लाइन होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, रोड को ही इंक्लाइन कर देते हैं एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आई होप सो अब मैंने ऐसा सेटअप क्यों ही स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, आई होप सो अब चीज क्लियर है। ये एक्चुअल में उस हॉरिजॉन्टल उस रोड को दर्शा रही है यहाँ पर जो कि एट एन एंगल थीटा है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो केसेस हैं। एक तो मोस्ट सेफ स्पीड जिससे मैं ट्रेवल करूंगा इस इंक्लाइंड प्लेन पर। अब मैं बाइक की जगह बस सिंपली क्या कर रहा हूं, एक कार ले रहा हूं, ठीक है, जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन रोड पर, या फिर मैं इंक्लाइंड प्लेन बोलूं या फिर बैंक्ड रोड बोलूं तो इसका मतलब आप जो है सेम समझिएगा। इस बैंक्ड रोड पर अगर ये कार जो है ट्रेवल करे तो इसके पास दो केसेस हैं। एक तो मोस्ट सेफ स्पीड और स्पीड लिमिट्स वाली केस को बाद में देखते हैं, पहले मोस्ट सेफ स्पीड की केस को समझते हैं। देखिए मोस्ट सेफ स्पीड का केस ये है सिंपली कि इस केस में हम जो है फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे। फ्रिक्शन को इग्नोर करने का मतलब देखिए हमें एक्चुअल में क्या होता है, जब एक रोड पर हम ट्रेवल करते हैं तो हमें पता है इसकी कुछ रफनेस होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा इस रोड का। इसकी वजह से जब हम इस पर ट्रेवल करेंगे तो फ्रिक्शन भी आएंगे पिक्चर में, और फ्रिक्शन हमें एक्चुअल में क्या करता है, बचाने का काम करता है कि हम ना तो नीचे गिरे ना ही ऊपर चले जाएं। मीन्स स्पीड ना ही इतनी कम हो कि हम नीचे गिर जाएं, ना ही स्पीड इतनी ज्यादा हो कि हम ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो हम पहला सिचुएशन ये ले रहे हैं कि मैं ना तो इतनी स्पीड से चलूं कि मैं ऊपर चले जाऊं, ना ही मैं इतनी कम स्पीड से चलूं कि नीचे गिर जाऊं। मैं एक सेफ स्पीड से चलूंगा जिसमें मुझे फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। ना तो मैं ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा हूँ कि मुझे फ्रिक्शन आए और स्लाइडिंग से प्रिवेंट करे, ना ही मैं नीचे जा रहा हूँ और फ्रिक्शन आए मुझे प्रिवेंट करे। मैं
मोस्ट सेफ स्पीड पर चलूंगा जिसमें मुझे फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। मीन्स मोस्ट सेफ स्पीड का केस ये बोलेगा कि फ्रिक्शन तू आ ही मत पिक्चर में, मैं खुद से सेल्फ डिपेंडेंट एक स्पीड की वैल्यू निकालूंगा जिस पर अगर ये राइडर चलेगा ना तो उसकी जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है, तेरी जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर राइडर को फिर उस केस में। तो आप इस सीन से कनेक्ट करके रख सकते हैं इस सिचुएशन को। तू जा ना, मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। अब देखिए मैंने क्या बोला कि फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही। अब ध्यान से देखिएगा इसकी एफबीडी कैसे बनेगी। इस कार की नीचे वेट mg लग रही होगी, पहली बात। और देखिए नॉर्मल रिएक्शन याद रखिए हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है। तो मेरा रोड जो है वो ऐसे है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऐसे आएगा। और देखिए आप ये चीज को याद रख लीजिए कि अगर एट एन एंगल थीटा मेरा हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा एक्चुअल में मेरा अगर इंक्लाइन प्लेन है विद द हॉरिजॉन्टल, तो आप ये याद रखिए कि वर्टिकल से फिर मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी थीटा पर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का इंक्लिनेशन विद वर्टिकल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब उसका मैं कॉम्पोनेंट कर दूंगा तो n cos थीटा और n sin थीटा आएगा। और देखिए ये एक्चुअल में ऐसे सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है जो कि ऐसे इंक्लाइंड है एक्चुअल में, ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है जिसका सेंटर यहां कहीं है, ठीक है। तो देखिए n sin थीटा जो है उस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा क्योंकि वो सेंटर की तरफ लग रहा है। और फ्रिक्शन तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, ये फ्रिक्शन इस केस में हम इग्नोर कर रहे हैं। n sin थीटा जो है एज एन सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। पहली चीज हमें डायग्राम से दिख रही है, यहाँ पर फील से दिख रही है एक्चुअल में जब हम फील कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। और देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो आई होप सो पहला केस क्लियर है कि मोस्ट सेफ स्पीड के केस में इक्वेशंस क्या आएंगी और एक्चुअल में चीजें वर्क कैसे कर रही है, एफबीडी में क्या हो रहा है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बोर्ड पर बनाऊंगा तीनों केसेस का, आपको जो है एकदम एनालिसिस दूंगा। वहां पर हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे कि मोस्ट सेफ स्पीड क्या होती है, मिनिमम स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, ठीक है। अभी सिर्फ फील लेने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में चीजें हो क्या रही हैं। अब मैं दूसरे केस पर आता हूँ, स्पीड लिमिट। अब मैंने पहले केस में क्या बोला, हमें मोस्ट सेफ स्पीड निकालनी है इस कार की, कि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं। भाई मैं तो अकेला डिपेंडेंट हूँ, राइडर हूं मैं बहुत ही तगड़े लेवल का, कि मैं ना उस मोस्ट सेफ स्पीड से चलूंगा। बट रियलिटी में ना उस स्पीड से चलना जो है बहुत ही दिक्कत वाली बात है। क्यों दिक्कत वाली बात है, या फिर आप एक्चुअल में चल ही नहीं सकते उस स्पीड से, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन कब नहीं आता पिक्चर में, जब यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही ना हो, मींस ये पूरा स्लिपरी सरफेस हो। बट एक्चुअल में रियलिटी में रोड तो ऐसी होती नहीं, इसकी कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती ही होती है, मींस फ्रिक्शन भैया आएंगे ही आएंगे पिक्चर में। तो आप जो है इस बात को समझिए कि इस मोस्ट सेफ स्पीड से चलना बहुत ही रेयर केसेस में पॉसिबल है। तो हमें जो है सेकंड केस कंसीडर करना पड़ेगा जो कि स्पीड लिमिट वाला केस है। तो उसमें मैंने आपको बताया पहला सिचुएशन क्या है, मिनिमम स्पीड लिमिट, कि कम से कम कितने स्पीड से चले ताकि ये जो कार है मेरी वो नीचे की तरफ स्लिप ना हो। और इस नीचे वाले स्लिपिंग को मैं इनवर्ड स्लिपिंग कहता हूं। और मैक्सिमम स्पीड का केस क्या है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट कि उस स्पीड लिमिट से ज्यादा ना चले जाऊं कि मेरी जो है बाहर की तरफ स्लिपिंग हो जाए कार की, मींस मैं जो है आउटवर्ड स्लिप ना कर जाऊं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं मिनिमम स्पीड लिमिट, कि कितने स्पीड से चलूं ताकि नीचे ना स्लाइड करूं। अब देखिए अगर मैं बात करूं, अगर इसकी टेंडेंसी मिनिमम स्पीड के केस में मैंने क्या बोली कि इसकी टेंडेंसी है कि ये नीचे स्लाइड करेगा और फ्रिक्शन भी अब बचाने आएंगे हमें क्या करके, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा ताकि वो जो है हमें बचा सके नीचे गिरने से। और वो नेचर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों स्टैटिक होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तभी एक्ट कर रहा होता है जब स्लाइडिंग नहीं होती, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ऐसे लगेगा, आई होप सो वो चीज दिख रही होगी डायग्राम के थ्रू। और वो जो है उसका भी इंक्लिनेशन जो है एट एन एंगल थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पर जो है दूसरी पैरेलल लाइन दिख रही है, दोनों का इंक्लिनेशन जो है एक्चुअल में थीटा ही होगा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखिए जो फ्रिक्शन है वो आया पिक्चर में, वो आया उपसो आप सभी को दिख रहा होगा एकदम क्लियरली। अब उसके दो कंपोनेंट्स करूंगा मैं,
एक्चुअल में, तो वो जो है जब चीजें एक्चुअल में बोर्ड पर आएंगी तो मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से तरीके से आप सभी को कंपोनेंट करके बताऊंगा। बट अभी आपको ये चीज का फील लेना है कि एक्चुअल में हो क्या रही है चीजें। जब ये नीचे टेंड कर रहा था स्लिप करने के लिए तो फ्रिक्शन भैया ऊपर आए, वो भी एट एन एंगल थीटा लगेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये जो इंक्लिनेशन है ये तो थीटा आपको पता ही है। और देखिए बाकी की चीजें एज इट इज सेम रहेंगी जैसी हमारी फर्स्ट केस में थी। नॉर्मल रिएक्शन अभी भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, नीचे की तरफ mg, और फिर उसके कंपोनेंट्स करेंगे जो अभी आप सभी को जो है एक्चुअल में डायग्राम में दिख रहा होगा। और जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट हम कर सकते हैं। और आपको ये याद रखना है 99% केसेस में जब आप कंपोनेंट करोगे ना तो जिस साइड थीटा होता है ना उस साइड जब मैं अपने कंपोनेंट को ब्रेक करूंगा ना तो वो साइड हमेशा कॉस थीटा वाला साइड बनता है। मींस देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऐसे थी, वर्टिकल के मींस वर्टिकल के साथ मेरा क्या है थीटा एंगल है, तो जब वर्टिकल के साथ मेरा एंगल थीटा है तो जो मैं कंपोनेंट करूंगा एक तो ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा। अब थीटा किसके साथ था, थीटा वर्टिकल वाले के साथ था, तो मैंने क्या बोला 99% केसेस में जिसके साथ थीटा बनता है वो हमेशा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल थीटा था तो इस वजह से एन कॉस थीटा आया उस सिचुएशन में। तो आई होप सो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। बाकी आगे जब आप कंपोनेंट करें ताकि आप जो है इजीली जो है ब्रेक डाउन कर सके कि कौन सा कॉस थीटा होगा कौन सा साइन थीटा होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं मैक्सिमम स्पीड वाले केस में। मैक्सिमम स्पीड लिमिट मींस उसमें देखिए हमने ये देखा कि आप इतनी ज्यादा स्पीड से भी ना चले जाएं कि आप आउटवर्ड स्लिप कर जाएं, मींस ऊपर की तरफ स्लिप कर जाएं। अब देखिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट के केस में इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये ऊपर स्लिप करेगा। अगर ये ऊपर स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन भैया कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे इसको बचाने के लिए। तो देखिए फ्रिक्शन भैया नीचे आएंगे, बाकी की चीजें एज इट इज सेम। देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, नीचे की तरफ mg, ठीक है। और देखिए जब मैं कंपोनेंट्स कर दूंगा तो चीजें आप सभी को अब दिख रही होंगी। और देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एट एन एंगल थीटा लगेगा ऑल्टरनेट एंगल से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जेड शेप बन रहा है जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल भी जो है थीटा हो गया। अब मैं क्या करूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स कर दूंगा जो कि दिख रहा होगा आप सभी को, और मैं अभी थोड़ी देर में बोर्ड में उसका डायग्राम भी बना के दर्शाऊंगा आप सभी को। और फाइनली फिर हम इक्वेशन लिखेंगे और फाइनली फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है। अब देखिए आई होप सो तीनों केस का जो है आपको फील आया होगा कि चीजें एक्चुअल में हो कैसे रही हैं। जब मोस्ट सेफ स्पीड है तो फ्रिक्शन नहीं आ रहा, उस केस में एफबीडी कैसे आ रही है एक्चुअल में। सेकंड केस हमने देखा स्पीड लिमिट का, जिसमें हमने फिर दो फर्दर केसेस देखे। एक मिनिमम स्पीड लिमिट जिसमें वो नीचे की तरफ जो है स्लिप करने का टेंड कर रहा है तो फ्रिक्शन भैया ऊपर आएंगे, उसका फील आया होगा आप सभी को। फिर मैंने अगला केस दिखाया मैक्सिमम स्पीड लिमिट का, जिसमें इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ स्लिप होने की, बट फ्रिक्शन भैया आएंगे नीचे, उसे प्रिवेंट करेंगे स्लाइडिंग करने से, क्योंकि स्लाइडिंग हमें रोकनी होगी ताकि ये जो है ऊपर की तरफ स्लिप ना हो, और इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आया। आई होप सो तीनों जो केसेस मैंने लिखे हैं, मींस एक्चुअल में तो दो केस हैं और लास्ट वाले में दो सब पार्ट हैं उसके। आई होप सो तीनों जो चीजें मैंने डिस्कस करी है आई होप सो उसका फील आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एफबीडी कैसे बनेगी, क्यों मींस मिनिमम स्पीड के केस में कहाँ जा रही है कार, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्यों फिर वैसे आ रहा है। आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर है। बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट क्यों है एक्चुअल में पिक्चर में, इस चीज का भी आप सभी को क्लियरिटी मैंने देने की कोशिश करी है। अब मैं आता हूं बोर्ड पर, फाइनली फॉर्मूलाज को देखेंगे, डिराइव करेंगे और इस लेक्चर को समाप्त करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हमारे फर्स्ट केस को देखते हैं। मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर जो है हम बैंकिंग एंगल के वैल्यू को भी निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आप सभी को डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डायग्राम जो है आप सभी को जो है समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमने पूरी तरह इसका फील लिया है अच्छे से, और हमने ये देखा था कि इस केस में हम फ्रिक्शन को जो है निगलेक्ट कर देते, तो यहाँ पर आप सभी को फ्रिक्शन कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन में तो n cos थीटा mg से बैलेंस हो रहा है। तो देखिए n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। और देखिए यहाँ पर ये n sin थीटा जो है इस कार के
सर्कुलर पाथ का सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है ये फोर्स, ये एन साइन थीटा वाला फोर्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देखिए एक्चुअल में इस कार के मोशन का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं होगा, और देखिए यहाँ पर सेंटर की तरफ पॉइंट करने वाला फोर्स कौन सा है, एन साइन थीटा। तो फिर क्या होगा, एन साइन थीटा जो है वो एक्ट करेगा एज अ सेंट्रिपेटल फोर्स, और वो क्या हो जाएगा, mv²/r। ठीक है, ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 को 1 से, तो देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg। ठीक है, अब देखिए ये n से n कटेगा, और यहां पर देखिए ये एक्चुअल में क्या है, mv²/rmg। ठीक है, मीन्स आपको ये चीज याद रखनी की a/b/c इज इक्वल्स टू होता है a/bc। तो ये चीज जो है मैंने यहाँ पर अप्लाई करी है। तो देखिए यहाँ पर n से n कटा, यहाँ m से m कटेगा, और यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, टेन थीटा होती है, और यहाँ पर क्या है v²/rg हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली v की वैल्यू आ जाएगी √rg टेन थीटा। देखिए आप इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को यहां लेकर जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लोगे। तो ये जो rg टेन थीटा आ रही है ना गुरु, यही एक्चुअल में मेरी मोस्ट सेफ स्पीड वैल्यू है। मींस इस सेफ स्पीड से आप ट्रेवल करोगे, आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक्चुअल में देखिए पॉसिबल नहीं है, बट हमने बात की थी इस पर कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो रोड का होता ही है, बट एक सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि मोस्ट सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए हमारी, ताकि हम जो है सेफली ट्रेवल कर सके इस इनक्लाइंड सर्कुलर रोड पर, बैंक्ड रोड पर एक्चुअल में। तो देखिए ये जो है एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गई, मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू आ गई। और इस चीज को देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, टेन थीटा बराबर v²/rg। तो यहां पर थीटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स v²/rg। ठीक है, तो ये जो थीटा है ना, यही मेरा वो बैंकिंग एंगल है कि मैं कितने एंगल से इंक्लाइन करूं इस बैंक को, ताकि वो इस सेफ स्पीड से ट्रेवल कर सके, मेरी जो कार है या फिर बाइक है जो भी इस बैंक रोड पर चल रही है। आई होप सो डेरिवेशन अब क्लियर है कि हमने इस चीज को डिराइव कैसे किया, मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू को कैसे निकाला, और दूसरी चीज बैंकिंग एंगल हमारे पास जो वैल्यू है उसकी वो एक्चुअल में क्या आती है, वो आती है टेन इनवर्स v²/rg, जहां पर v क्या है, यहाँ पर ये v एक्चुअल में मेरी वो सेफ स्पीड ही है, मोस्ट सेफ स्पीड। तो आई होप सो ये वाला केस क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, स्पीड लिमिट्स वाले केस पर चलते हैं और मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड वाले सिचुएशन को देखते हैं। तो चलिए अब मिनिमम स्पीड के केस को देखते हैं। यहाँ पर एफबीडी आप सभी को दिख रही होगी, एफबीडी का फील तो मैं आप सभी को दिला ही चुका हूं। तो अब देखिए इक्वेशंस कैसे लिखेंगे उसे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो n का दो कंपोनेंट होगा, एक n cos थीटा, एक n sin थीटा हुआ, और फ्रिक्शन का भी दो कंपोनेंट हुआ, यहाँ पर fs cos थीटा, fs sin थीटा। और मैंने आप सभी को बताया कि जब आप कंपोनेंट करोगे तो 99% केस में आपको ये देखना है कि किसके साथ थीटा बन रहा है, वो वाला कंपोनेंट cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो देखिए fs जो है इस हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो जब मैंने उसका कंपोनेंट किया, या फिर आप ऐसे समझिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो है वो एंगल थीटा पर था, तो उसका जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और जो रिमेनिंग बचा वो तो sin थीटा ही होगा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट में ब्रेक होता है, या तो cos थीटा में होगा या sin थीटा में होगा। आई होप सो आपको ट्रिक जो है वो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे आप तो n cos थीटा लग रहा है, और ऊपर की तरफ fs sin थीटा लग रहा है, और नीचे की तरफ सिर्फ एक फोर्स है mg। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूं
तो क्या हो जाएगा, n cos थीटा प्लस fs sin थीटा बराबर mg। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। और देखिए यहां पर दूसरा इक्वेशन क्या होगा, मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस देखे तो एक n sin थीटा है और एक fs cos थीटा है। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा और सेंटर की तरफ लगेगा। देखिए अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है, तो मुझे इतना तो पता है कि मेरा नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तभी सर्कुलर मोशन मेरा वो बॉडी परफॉर्म कर पाएगा। तो इसका मतलब n sin थीटा बड़ा होना चाहिए fs cos थीटा से। अगर ये चीज थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही तो मैं कराता हूं, आप सभी को समझाता हूं, रुकिए आप, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देखिए आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, आपने ये बचपन में बहुत सॉल्व किए हैं 9th-10th में ऐसे सवाल। आपने देखा होगा कि एक बॉडी की एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है और उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 इस डायरेक्शन में, एक F2 उसके अगले डायरेक्शन में, तो आप इक्वेशन क्या लिखते थे, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन गुरु इस तरफ है, इस तरफ इस बॉडी की नेट एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब आप ये देखते थे कि डोमिनेटिंग फोर्स तो ये वाली होगी। तो क्या लिखते थे, F1 माइनस F2 बराबर, अगर m मास का ऑब्जेक्ट है तो m इंटू a। तो वही सेम चीज यहां पर भी हो रही है ना, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, जिसको AC बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं यहां पर, बस इस चीज से रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। AC इस डायरेक्शन में, एक F1 फोर्स यहाँ n sin थीटा, एक F2 फोर्स वहां fs cos थीटा, तो डोमिनेटिंग क्या लिखोगे, n sin थीटा, सही बोले ना। तो n sin थीटा माइनस fs cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन 1 से। तो देखिए यहां पर करता हूं मैं n sin थीटा माइनस fs cos थीटा, और अगर थोड़ी सी यहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, मीन स्टेटमेंट्स वगैरह समझ में नहीं आ रहे कि डेरिवेशन में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, मीन्स आपको परेशान नहीं होना है, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा काफी अच्छे वे से, आप वहां रिफर कर सकते हैं। अभी बस डेरिवेशन देखिए, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन मैंने लिख ली, मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको इससे, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, n cos थीटा लिख दिया माइनस प्लस fs sin थीटा बराबर mg। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक m से m कटेगा और ये फाइनली क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय rg हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए fs को हम पुट करेंगे, पता है क्या, μs इंटू n। ये वैल्यू जो है हम एक्चुअल में पुट कर रहे होंगे किसकी, fs की। अब ऐसे क्यों पुट की, क्योंकि देखिए जब ये मिनिमम वेलोसिटी होगी ना इसकी, एक्चुअल में रियलिटी में जब ये मिनिमम स्पीड से नीचे की तरफ गिरना चाहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत झोंक देगा कि वो उसे नीचे गिरने ना दे, और पूरी ताकत प्रोवाइड कर देना, पूरा पावर लगा देना, मीन्स अपने मैक्सिमम वैल्यू तक वो पावर लगा देगा। और मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, और उसकी जो फॉर्मूला होती है वो ये है μs इंटू कैपिटल N। तो इस वजह से fs को μs इंटू n लिख देंगे। और फिर देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू मैं जो है इस इक्वेशन से क्या पुट कर सकता हूं, देखिए अगर मैं यहां पर इस चीज को यहां पर पुट कर दूं तो देखिए n sin थीटा माइनस μs इंटू n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो आप सभी को दिखेगा कि यहां पर n जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में इस चीज को अभी आप नेग्लेक्ट करिए, यहां पर पुट नहीं करते हम, एक्चुअल में fs को μs इंटू n यहां पर पुट करते हैं। तो देखिए अगर मैं
यहां पर पुट कर दूं तो म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी अपॉन एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से n जो है वो कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या यहां पर बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा और यहां डिवीजन में कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। आई होप सो इतनी चीजें आप सभी को क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं ऊपर वाले से कॉस थीटा कॉमन ले लूं, ठीक है, और नीचे वाले से भी कॉस थीटा कॉमन ले लूं, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा। देखिए अब मैं क्या ले रहा हूं, यहां से कॉस थीटा ऊपर और नीचे से कॉमन ले रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा कॉस थीटा जब मैंने कॉमन लिया तो यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहां क्या माइनस म्यू एस और कॉस थीटा यहां पर था तो इंटू 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहां से कॉस थीटा जब मैंने कॉमन लिया तो यहां 1 हो गया प्लस यहां पर क्या है म्यू एस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और यहां पर क्या है वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, आई होप सो कॉमन कैसे लिया, आई होप सो क्लियर है। अब यहां से यहां कैसे आ जाएंगे, आपने ये क्या कर दिया भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई एक काम कर, मैंने क्या बोला, मैंने कॉमन लिया ना, तो कॉस थीटा को इस टर्म से बाहर निकाला ना, तो एक काम कर इससे मल्टीप्लाई कर ले, देख ले ये चीज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो भाई हाँ कॉमन निकाला सक्सेसफुली हमने। तो देखिए वही होगा, कॉस थीटा जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तू तो देख कॉस थीटा से कॉस थीटा वाला डिनोमिनेटर में जो है वो कैंसिल होगा, तो पहली टर्म न्यूमरेटर में पहला टर्म क्या है साइन थीटा आ जाएगा तेरे पास। अब यहाँ कॉस थीटा वहां 1 से मल्टीप्लाई होगा, म्यू एस कॉस थीटा एज इट इज सक्सेसफुली हमारे पास हमारा न्यूमरेटर आ चुका है। और फिर देख भाई कॉस थीटा यहाँ पर अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का पहला टर्म मिलेगा और सिमिलरली हमें ये टर्म जो है मिल जाएगा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें पता है टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं इस आरजी को यहां लेकर जाऊं तो वो जो है मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो आरजी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और यहां से v जो है वो हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस। ठीक है, तो 1 प्लस टेन थीटा। तो ये जो v आ रहा है ना एक्चुअल में यही आपका v मिनिमम है, क्योंकि हमने क्या बोला ये वो मिनिमम स्पीड है जिससे वो ट्रेवल कर सकता है ताकि वो नीचे ना गिरे, और इस वजह से उसे रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगा। इस वजह से एवरीबॉडी से क्लियर है कि ये v मिनिमम वाला केस है। और सिमिलरली अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप जो है मैक्सिमम स्पीड के जो मींस वैल्यू है, मैक्सिमम स्पीड का जो वैल्यू है उससे आप निकालें, एफबीडी बनाए। एफबीडी का फील तो मैंने दिला ही दिया है, अब आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है, इक्वेशंस लिखने हैं। ये डायग्राम नहीं होगा, बस उसमें एक चेंज होगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड के केस में वो ऊपर की तरफ स्लिप होता है हमारा बॉडी, तो उस केस में बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, थोड़े से इक्वेशंस जो है वो चेंज होंगे, और फाइनली आपके पास वैल्यू तो आएगी वी मैक्स की। वो मैक्सिमम वैल्यू आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ये मैं होमवर्क आप सभी को दे रहा हूं। आई होप सो इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी तक डिस्कस करी है वो आई होप सो क्लियर है। और यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, हमने मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो मिनिमम स्पीड का केस इस वैल्यू को दिखाता है कि उस आर जी टेन थीटा से कितना नीचे वैल्यू मेरी गिर सकती है, और
मिनिमम स्पीड के वैल्यू तक पहुंच सकती है, ताकि उससे कम अगर मैं जाऊं, अपने मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू से नीचे जाऊं, तो कितना नीचे जाकर मेरी वैल्यू रुकनी चाहिए। ठीक है, इस वैल्यू पर रुकनी चाहिए, क्योंकि उससे और ज्यादा नीचे गिरा तो मेरी कार जो है वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड का केस क्या है कि मोस्ट सेफ स्पीड से और कितना नीचे जा सकते हो कि आपकी v की वैल्यू इज लेस देन √RG tan θ, तो उससे और ज्यादा नीचे गिरोगे, नीचे गिरोगे, नीचे गिरोगे, तो इस वैल्यू तक आपको रुक जाना है, क्योंकि यही मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नीचे आप नहीं गिर सकते। और मैक्सिमम स्पीड के केस में क्या होगा, आप अपने √RG tan θ वाले वैल्यू से और ज्यादा जाओगे, क्योंकि वो आपकी सेफ स्पीड वैल्यू है। अब उससे और ज्यादा कितना जा सकते हो, कितना मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकते हो, तो आप डिराइव करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में। तो आई होप सो मैंने बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश की है, आप सभी को एकदम क्लियर हुआ होगा, एकदम फील भी आया होगा कॉन्सेप्ट का कि चीजें एक्चुअल में वहां पर हो कैसे रही हैं। आई होप सो लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी अगर डाउट रह गया है, कहीं पे टेक्स्ट बुक में कुछ रीड करते हैं या फिर नोट्स में नीचे जो डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर देखकर कुछ भी नोट्स में अगर नहीं समझ आता है, तो आप बिंदास मुझे या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, या तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट करके डाउट अपना पूछ सकते हैं। आई होप सो ये लेक्चर पसंद आया होगा। सारी चीजें A to Z जो है मैंने क्लियर कराने की पूरी कोशिश की है और आप सभी को क्लियर होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर रोटेशनल डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को और आगे देखेंगे और इस चैप्टर में हम जो है आगे बढ़ेंगे।